Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important previous questions of November 2020 part 7 education subject. So these are the reasons of your previous questions of your upcoming exam 14 March. So start करते हैं फिर हम आज का lesson. So question number 51. In the previous sessions we have completed 50 questions. So today I'm going to start from 51. Which of the following mentioned inclusive education as to कि जो already mentioned inclusive education में कि to integrate the handicapped with general community at all levels as equal partners to prepare them for normal growth and to enable them to face life with courage and confidence. कि जो भी है अगर किसी के साथ कोई हैंडीकैप्ड है या कोई भी डिसेबिलिटी है हमारी कम्युनिटी के अंदर तो वो जो है इक्वली उसके साथ आपको ट्रीट करना है और वो बिल्कुल इक्वली पार्टनर है हमारे एक कम्युनिटी का और हमें उसे एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए प्रिपेयर करना है ताकि वो लाइफ को बहुत पॉजिटिवली देख सके, करेज के साथ देख सके, कॉन्फिडेंस के साथ देख सके। तो ये बात किसने कही थी इंक्लूसिव एजुकेशन में? वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल 1990, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 या फिर स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन 1974। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इंक्लूसिव एजुकेशन में ये बात कही गई थी कि अगर कोई डिसेबल पर्सन है, कोई हैंडीकैप पर्सन है, तो किसी भी लेवल में हमारी कम्युनिटी में वो इक्वल पार्टनर है कि हम उसे एक नॉर्मल ग्रोथ प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, करेज के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में ये बात कही गई थी कि हमें उनके साथ इसी तरह से अच्छा ट्रीटमेंट करना है ताकि एक नॉर्मल लोगों की तरह ही उनके साथ बिहेव करना है। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट आया था ताकि जो डिसेबल बच्चे हैं जब वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इक्वालिटी की फीलिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पे आपको लिस्ट 1 गिवन है, लिस्ट 2 गिवन है, यहाँ पे आपको टाइप ऑफ करिकुलम दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सो यू हैव टू नो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, ऑल्टरेशन, परटर्बेशन और फिर वैल्यू ओरिएंटेशन। वैल्यू ओरिएंटेशन बिल्कुल क्लियर है। वैल्यू ओरिएंटेशन दैट मीन्स कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ की बात की जा रही है इन कंपैरिजन टू योर एकेडमिक ग्रोथ, कि बच्चे के अंदर वैल्यूज, मोरल वैल्यूज डेवलप कराना। तो ये हम देख सकते हैं, एम्फेसिस करना पर्सनल ग्रोथ पे स्टूडेंट्स की इन कंपैरिजन टू एकेडमिक ग्रोथ। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये डी का 1 हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है। सो कहीं ना कहीं थर्ड ऑप्शन आपको क्लियर हो गया कि ये आपका आंसर है। ठीक है। सब्सटीट्यूशन क्या कह रहा है? सब्सटीट्यूशन कह रहा है कि सब्सटीट्यूशन जैसा हम लोग स्कूल की बात करते हैं, अक्सर होता है ना आपकी क्लास में पीरियड लगता है सब्सटीट्यूट पीरियड, सब्सटीट्यूट टीचर। जब हम किसी ऑल्टरनेट चीज को देखते हैं, मतलब आप कोई नई चीज रिप्लेस करो किसी और चीज से, सब्स्टिट्यूशन उसे भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अगर आप नई टेक्स्ट बुक रिप्लेस करते हो ओल्ड टेक्स्ट बुक से तो ये आपका क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन हो गया। ऑल्टर करना चीजों को अकॉर्डिंग टू योर नीड, इंट्रोड्यूस करना नए कंटेंट को किसी एग्जिस्टिंग लर्निंग मटेरियल में ताकि वो आपका और बेहतर बन सके, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरेशन। पर्टर्बेशन क्या चीज होती है? पर्टर्बेशन क्या चीज होती है एग्जैक्टली इसमें मैंने पूरी थ्योरी भी गिवन की है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, ऑल्टरेशन, पर्टर्बेशन, कि ये वो चेंजेस होते हैं जो एकदम होते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आपने कुछ अचानक, आपको कुछ अनप्लान, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको प्लान करनी पड़ गई। ठीक है, आपको वो करना पड़ गया, कोई अनप्लान चीज थी जो अचानक आपको अकोमोडेट करनी पड़ गई। इस तरह की चीजों को हम पर्टर्बेशन बोलते हैं। ठीक है। चेंज इन टाइम अलाउड फॉर टीचिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपका जो ऑलरेडी टाइम दिया गया था पढ़ाने के लिए उसे अचानक चेंज कर दिया फॉर ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं? पर्टर्बेशन। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन विच इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द मेजर पर्पस ऑफ मेंटल हाइजीन? सो यू हैव टू नो व्हाट इज मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन किसको बोलते हैं? आप मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना, जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसे आप अपने किसी भी डिसऑर्डर से आप बचा कर रखते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का आप ख्याल रखते हैं, दिस इज कॉल्ड मेंटल हाइजीन। तो हम पढ़ सकते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? प्रिवेंशन करना मेंटल डिसऑर्डर, दैट मीन्स आप मेंटल डिसऑर्डर से खुद को बचा रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। इट्स अ गुड ऑप्शन, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रिजर्व करना अपनी मेंटल हेल्थ को ऑफ द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप, ग्रुप में इंडिविजुअली आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको ख्याल रख रहे हैं। बिल्कुल ठीक पॉइंट है। सेटिस्फेक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टीम नीड्स ऑफ पर्सन, ये पर्सन की स्टीम नीड्स वाली बात जो आ गई, ये पर्सनैलिटी की बात आ गई, ये मेंटल हाइजीन से रिलेटेड कंसेप्ट नहीं है। डिस्कवर करना, यूटिलाइज करना थेराप्यूटिक मेजर्स टू क्योर मेंटल इलनेस, अगर किसी को मेंटल इलनेस है, कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए वो क्या कर रहा है? थेराप्यूटिक मेजर्स, दैट मीन काउंसलिंग सेशंस ले रहा है या डॉक्टर को दिखा रहा है। तो ये अच्छी चीज है ताकि आपको मेंटल हाइजीन, आपकी मेंटल हेल्थ प्रिवेंट रह सके, प्रिजर्व रह सके। प्रमोट करना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये भी बात पर्सनालिटी से रिलेटेड है कि आप अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं ताकि आपकी
एक अच्छी सोसाइटी में एक अच्छी विल बनी रहे, एक अच्छा इमेज बनी रहे, ताकि आप रिलेशनशिप को अच्छे से निभा सके। तो ये बात भी आपकी मेंटल हाइजीन से रिलेट नहीं करती, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो ए, बी एंड डी इज योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैम्पलिंग मेथड्स दिए हैं किसके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हम पढ़ते हैं, हमारे पास दो सैम्पलिंग होती है, फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड द अनदर वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, राइट। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या कहती है आपको, सिंपल, simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, multi-stage sampling, and cluster sampling. This is called probability sampling. Non-probability sampling, purposive sampling, snowball sampling, quota sampling, convenience sampling. These are called non-probability sampling. तो आप आंसर निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा आपका, क्लस्टर आपका आएगा, प्रोबेबिलिटी में सिस्टमैटिक आएगा, स्ट्रेटिफाइड आएगा। सो ए, डी, ए, सी एंड ई इज योर करेक्ट आंसर। According to NCF 2005, the salient guiding principles of curriculum development, जो कौन से guiding principles थे curriculum को develop करने के according to NCF 2005, वो आपको बताना है। क्या बात कही गई थी NCF 2005 में curriculum development से related? कि कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चे को कनेक्ट करना है आउटसाइड, मतलब उसको बताना है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना है, उसको चीजें डेमोन्स्ट्रेट करके बतानी है, उसको रियल लाइफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कुछ स्कूल ट्रिप्स कराए जाते हैं बच्चों के, कुछ मॉन्यूमेंट्स दिखा के बच्चों को समझाया जाता है, किस अच्छा आर्किटेक्चर की बात आती है तो वो समझाया जाता है दिखा के। तो आपने कनेक्ट किया बच्चे की नॉलेज को आउटसाइड द लाइफ से, तो ये इट्स अ गुड पॉइंट फॉर एनसीएफ 2005 में। बातें कही गई थी कि बच्चे को रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना है, ensure that the learning shifts away from the rote method। बच्चे को रोट मेथड नहीं कराना है, बच्चे को उससे शिफ्ट अवे करना है। दैट मीन्स बच्चा चीजों को समझे, एक्टिविटी के थ्रू लर्न करे, ना कि वो रोट मेथड करे। ये बात भी बिल्कुल सही है। एनरिच करना अपने करिकुलम को बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक का नहीं पढ़ाना है, बच्चे को ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। तभी तो हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं, एक्टिविटी के थ्रू बात करते हैं पढ़ने की। तो ये तीनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है आपके। फिर आता है हमारा इंटरफेसिंग विद मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। इंटरफेस करना मेडिकल, यहाँ डिसेबिलिटी की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पूछे जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। फोकस करना डोमिनेंट कल्चर पे, ये बात भी एनसीएफ 2005 ने नहीं कही थी। तीनों पॉइंट्स आपके बिल्कुल ठीक है, तो ए, बी एंड सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन ए एंड द रीजन आर। असर्शन ए हमें क्या कह रहा है, information system support promotion of research development innovation related growth of a country। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम से हमें क्या मिल रहा है, कहीं ना कहीं हमारी रिसर्च भी प्रमोट हो रही है, हम डेवलप हो रहे हैं, हम नई नई चीजों को इनोवेट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारी कंट्री की ग्रोथ बढ़ रही है। इंफॉर्मेशन एक बेसिक इनपुट है डेवलपमेंट का, बिल्कुल ठीक बात है, यही बात फर्स्ट पॉइंट में भी कही गई है, तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या फिलॉसफी से बिलोंग करता है। एवोल्यूशन कंसिडर्ड टू बी, अकॉर्डिंग टू संख्या फिलॉसफी, एवोल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी अ टेलीलॉजिकल प्रोसेस, लीनियर प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस और अ नॉवल चेंज। आपको बताना है इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। संख्या फिलॉसफी के बारे में हमने पढ़ा है, संख्या फिलॉसफी डुअलिस्टिक फिलॉसफी कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि ये पुरुषा की बात करती है, प्रकृति की बात करती है, सेल्फ की बात करती है, माइंड की बात करती है, मैटर की बात करती है, मटेरियल की, एनर्जी की बात करती है। इसलिए संख्या क्या है, डुअलिस्टिक फिलॉसफी है। किसके बीच में, सेल्फ और मैटर के बीच में, पुरुषा और प्रकृति की। कि ये क्या कहती है, यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्स जो है वो जस्ट इवॉल्व करता है, जो इवोल्यूशन है वो किसके वजह से हुआ है, प्रकृति और पुरुषा के मिलने की वजह से इवोल्यूशन हुआ है। पुरुषा जो है अकेला क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि वो तो इनएक्टिव है। इन द सेम मैनर प्रकृति भी कभी अकेले क्रिएट नहीं कर सकती क्योंकि वो मटेरियल है, दोनों को मिलने से ही यूनिवर्स बना है हमारा। ये गॉड को नहीं मानती है, इसलिए ये क्या हो गई आपकी टीलियोलॉजिकल प्रोसेस हो गया अकॉर्डिंग टू संख्या फिलॉसफी। क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, फॉर अ ग्रुप ऑफ एडल्ट लर्नर्स, एक ग्रुप एडल्ट लर्नर्स का, अ ट्रेनर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू enable them to understand the information for indicating acceptability or non acceptability of their responses। एक ग्रुप एडल्ट लर्नर्स का जिसमें ट्रेनर क्या प्रोवाइड कर रहा है, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किस चीज की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कि कैसे वो चीजों को, रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और नॉन एक्सेप्ट करते हैं। सॉरी, दिस विल बी टेक्निकली कॉल्ड, इसको आप टेक्निकली क्या कहेंगे, प्रॉम्प्ट फॉर इमिशन ऑफ करेक्ट बिहेवियर।
फीडबैक ऑफ गिवन रिस्पॉन्स, जजिंग द वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर इन्फॉर्मेशन लिंकेज डिवाइस। सिंपल सी बात है, एक एडल्ट लर्नर्स का ग्रुप है, ट्रेनर उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है और उनको समझा रहा है कि आपको कैसे इंडिकेट करना है कि आप किस रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करें और किस रिस्पॉन्स को आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपके रिस्पॉन्स का एक फीडबैक है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा हमारा फीडबैक ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। आपको बताना है कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा। टास्क का क्या मतलब हुआ, मतलब जब आप करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में आपने एक टास्क बनाया कि मुझे अपना करिकुलम डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए आप किन किन चीजों को सीक्वेंस में रखेंगे, आपको वो टास्क बताना है। तो आप देखते हैं, फॉर्मुलेट करना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, असेसिंग नीड्स, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी, सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, इवैल्यूएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग। देखिए, इवैल्यूएट आप हमेशा लास्ट में करते हैं, ये पॉइंट तो फिर आपको फर्स्ट में नहीं आएगा। सबसे पहले आप क्या देखते हैं, नीड देखते हैं। ठीक है, नीड देखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, फिर आप सिलेक्ट करेंगे कंटेंट, जो आपको कंटेंट अपने करिकुलम के लिए चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कुछ स्ट्रेटेजीज ताकि आप अपने करिकुलम को अच्छे से डेवलप कर लें। फिर आप देखेंगे कि वो आपका किस तरह से इफेक्टिव है। फिर आप उसको इवेलुएट करेंगे, उसकी इफेक्टिवनेस को। ये मैंने पूरा थ्योरी भी गिवन किया, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के, पहले आप सिलेक्ट करते हैं, फिर आप लर्निंग एक्सपीरियंस करते हैं, फिर आप कंटेंट सिलेक्ट करते हैं, इवैल्यूएशन आप सबसे लास्ट में करते हैं, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा सेकंड ऑप्शन विच इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग अलाउज द यूजर्स टू। जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग है वो यूजर्स को क्या अलाउ करती है, यूज करना एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट को, रिमिक्स करना एजुकेशनल कंटेंट को, रिमेंबर करना एजुकेशनल कंटेंट को, या रीडिस्ट्रीब्यूट करना एजुकेशनल कंटेंट को। देखो, जब आप किसी भी चीज को यूज करते हो, ठीक है, यूज आप कर रहे हो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट को, कंटेंट को, तो आप यूज करते हो, रिमिक्स भी करते हो, अपने अकॉर्डिंग चीजों को चेंज भी करते हो, ऐड करते हो, एडिटेशन करते हो, लेकिन आप रिमेंबर नहीं करते, रीडिस्ट्रीब्यूट भी करते हो। तो तीनों चीजें आप करते हो लेकिन आप रिमेंबर नहीं करते। सो ए बी एंड डी इज योर करेक्ट आंसर। लाइसेंस जो अलाउज होता है यूजर्स को, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है, रिमिक्स करने के लिए होता है, अडेप्ट करने के लिए होता है, कि अपने मटेरियल को उसके ऊपर बनाएं किसी भी मीडियम में, किसी भी फॉर्मेट पे। रिमेंबर करने के लिए नहीं होता। लाइसेंस जो दिया जाता है कॉमर्शियल यूज के लिए, उसकी बात की जा रही है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी एंड डी इज अवर करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन। अच्छा, मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है, क्विक रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस फ्रॉम 2018 टू 2022, जिसके अंदर मैंने 2022 कंप्लीट करा दिया, 2021 आज में भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 2020 आप इसमें से रिवीजन करिएगा, फिर मैं आप 2019 और 18 कराऊंगी फिर उसमें उसके बाद, ताकि आप लोगों को एग्जाम से पहले कंप्लीट रिवीजन हो जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।